मेरा नाम विकास है। मेरी शादी के 3 हफ्ते बाद ही मेरी माँ इस दुनिया से चली गई। उन्हें ऐसी कोई बीमारी नहीं थी, वो बिल्कुल ठीक ठाक थीं और ना ही उन्हें ऐसी कोई तकलीफ थी। बल्कि जिस दिन उनका देहांत हुआ उस दिन सुबह तक वो हंसती बोलती रही, लेकिन शाम ढलने से पहले वो इस दुनिया से जा चुकी थी। मुझे आज तक समझ नहीं आया कि आखिर उस दिन मेरी माँ के साथ क्या हुआ था। मैं जब काम से घर वापस लौटा तो घर के बाहर मोहल्ले वाले भीड़ लगाकर खड़े हुए थे। दरवाजे के अंदर पहुंचा तो देखा कि वहां औरतों के रोने की आवाज आ रही थी। ये सब नजारा देखकर और सुनकर तो मेरे हाथ पैर कांपने लगे थे। मैं तुरंत घबराया हुआ दौड़कर अंदर पहुंचा तो देखा कि मेरी माँ उस सफेद कपड़े में लिपटी हुई थी। ये देखकर मेरा दिल जैसे कांप गया। मैं बार बार अपनी माँ को हिला रहा था, उनके चेहरे पर हाथ फेर रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे अभी मेरी माँ मेरी आवाज सुनकर अपनी आंखें खोल देंगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वो तो जा चुकी थी। पर फिर भी मैंने हार नहीं मानी। मैंने डॉक्टर को बुलाया। जब डॉक्टर आए तो उन्होंने भी चेकअप किया और बताया कि अचानक से उनके दिल ने काम करना बंद कर दिया। पर मेरी माँ को लेकर मुझे भरोसा ही नहीं हो रहा था। मेरी माँ के शरीर पर तो कोई भी चोट का निशान तक नहीं था, ना ही कोई जख्म था। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। बस कुछ ही पलों में मेरा घर उजड़ गया था। मेरी पत्नी मेरी माँ की बहुत इज्जत करती थी, खूब सेवा करती थी। वह हर वक्त उनके आगे पीछे घूमती रहती थी और मेरी माँ भी उसे बहुत प्यार करती थी। मैंने इन 3 हफ्तों में कभी भी उन दोनों के बीच कोई ऐसी वैसी बात नहीं सुनी कि दोनों में से किसी ने भी अपनी आवाज ऊंची की हो। ना ही कोई झगड़ा, ना ही कोई कड़वी बात। इसीलिए मैं किसी पर शक भी नहीं कर सकता था। माँ जा चुकी थी, जिसके बाद घर में बिल्कुल सन्नाटा पसर गया। ऐसा लग रहा था कि जैसे इस घर की खुशियां ही रूठ कर कहीं चली गई हों। मेरी माँ के चले जाने के बाद अब मेरी पत्नी ही मेरा एकमात्र सहारा रह गई थी। मैं दिन रात खूब मेहनत करता था ताकि मेरा घर अच्छे से चलता रहे। समय बीतता गया और फिर भगवान की कृपा हुई और मेरे घर में एक बेटे ने जन्म लिया। जब मैंने पहली बार अपने बेटे को गोद में लिया तो मुझे ऐसा लगा कि जैसे शायद जिंदगी दोबारा से ठीक होने लगी है। मैं उसके छोटे छोटे हाथों को देखता तो देखता ही रह जाता। उसकी हंसी की आवाज सुनकर जैसे मेरी सारी थकानी खत्म हो जाती। मेरी पत्नी भी शुरुआत में बहुत खुश थी। वह हर वक्त बच्चे के साथ ही व्यस्त रहती थी। मेरे बेटे को अक्सर रात में जागने की आदत थी, इसीलिए पत्नी को भी रात को जागना पड़ता था। लेकिन फिर भी उसके चेहरे पर उस वक्त माँ बनने की खुशी दिखती थी। फिर जब बेटा तकरीबन 1.5 साल का हो गया तो मेरी पत्नी दोबारा से माँ बनने वाली थी। उसने जब मुझे ये बात बताई तो मैंने देखा कि उसके चेहरे पर कोई खुशी नहीं थी, बल्कि वो बहुत ही परेशान लग रही थी। उसकी आवाज में गुस्सा भरा था और वो कहने लगी कि ये सब तुम्हारी वजह से है। मैं अभी दूसरे बच्चे की जिम्मेदारी नहीं लेना चाहती। अभी तो मेरा बेटा ही बहुत छोटा है। मैंने उसे समझाने की कोशिश की कि जब तक दूसरे बच्चे की पैदाइश होगी तब तक तो हमारा बेटा लगभग 2 साल से ऊपर का हो जाएगा। मैं मानता हूँ कि बच्चों की उम्र में फर्क कम होगा, लेकिन दोनों बच्चे साथ में बड़े भी हो जाएंगे। इससे इंसान बाद में काफी सुकून से रह पाता है। लेकिन वो तुरंत कहने लगी कि बच्चे अपने आप नहीं पल जाते हैं, उन्हें पालना पड़ता है। परेशान तो मुझे होना होता है ना, तुम्हें क्या। उसकी बातों में अब पहले जैसी गर्माहट नहीं थी। वो बहुत जल्दी गुस्सा करने लगी थी। हर छोटी छोटी बात पर चिढ़ जाती थी। मैं चुप रहता था क्योंकि मैं इसके पीछे की वजह अच्छे से समझता था। हमारे घर के हालात अच्छे नहीं थे। मैं पढ़ा लिखा तो था, मगर जो नौकरी मैं कर रहा था उसमें मुझे सिर्फ 30,000 रुपए सैलरी मिलती थी, जबकि महंगाई तो लगभग ऐसा लगता था कि हर महीने ही बढ़ जाती थी। घर का किराया, बिजली का बिल, बच्चों का खर्च अलग, दवाई, गैस, राशन, सब कुछ बस इसी सैलरी पर ही टिका था। इसी वजह से कभी गैस भरवाने में देरी हो जाती तो कभी राशन कम पड़ जाता था। मैं अक्सर रात को बैठकर जब भी हिसाब किताब लगाता तो देखता कि जेब में बस कुछ पैसे ही बचे हैं, और वो भी बचे हुए पैसे किसी नई जरूरत में खर्च हो जाते थे। कभी मेरे बच्चे को बुखार हो जाता तो कभी कुछ और। इससे पूरा बजट बिगड़ जाता था। मैं सुबह सवेरे काम पर जाता और रात को थका हारा घर वापस आता। पर सच कहूं तो मैं चाहे जितना भी काम करता, ऐसा लगता था कि जैसे जिंदगी तो वहीं की वहीं है, आगे ही नहीं बढ़ रही, बस वैसी की वैसी ही चल रही है सालों से। फिर मेरे घर एक प्यारी सी बेटी पैदा हुई
जब मैंने अपनी बेटी को देखा तो मेरा दिल खुशी से भर गया। वो बहुत ही छोटी और मासूम सी थी, लेकिन सच कहूं तो इस खुशी के साथ साथ एक अजीब सा डर भी आ गया था, क्योंकि खर्च अब और भी ज्यादा बढ़ गए थे। मैं कर्ज लेकर भी थक चुका था। एक से उधार लेता तो फिर दूसरे का उधार चुकाना पड़ता। सैलरी आती तो वो महीने की शुरुआत में ही आधे से ज्यादा खत्म हो जाती थी और बाकी आधी महीना खत्म होने से पहले खत्म हो जाती। मेरी पत्नी का चेहरा अब हर वक्त उतरा रहता था। वो ज्यादातर चुपचाप बैठी रहती, कभी वो बच्चों को देखती तो कभी इधर उधर दीवारों को। एक दिन अचानक बोली कि मुझे तो लगता है सारी जिंदगी बस ये बजट बना बना कर ही गुजारनी पड़ेगी। मेरी जिंदगी में कभी सुकून और शांति नहीं आएगी। उसकी आंखों में उस वक्त एक अजीब सी उदासी थी। वो बोली कि मैं ऐसी जिंदगी चाहती हूँ जहां मेरे पास एक बहुत बड़ा सा घर हो, नौकर हो, चाकर हो, गाड़ियां हो। अगर मुझे कहीं जाना हो तो सोचना ना पड़े, कुछ खरीदना हो तो ये ना देखना पड़े कि मेरे पर्स में पैसे हैं भी या नहीं। बिल्कुल सुकून की नींद आए, कोई भी चिंता ना हो। बच्चों की मैं हर इच्छा पूरी कर सकूं। लेकिन मुझे लगता है कि मैं भी उन हजारों गरीब लोगों की तरह बस यही सब सोचते सोचते मर जाऊंगी कि शायद एक दिन हम भी अमीर हो जाएंगे। मैं चुपचाप बैठा उसकी बातें सुनता रहता था, क्योंकि उसकी बातें गलत भी नहीं थीं। वो सिर्फ एक अच्छी जिंदगी चाहती थी, और ये चाहत तो हर इंसान की होती है। हर कोई चाहता है कि उसके बच्चे अच्छे माहौल में बड़े हों, अच्छे से पढ़े लिखें, सुख सुविधाएं हों। लेकिन मेरी लाचारी ये थी कि मैं चाहकर भी उसे वो जिंदगी नहीं दे पा रहा था जिसके वो सपने बुनती रहती थी। कुछ लोग होते हैं जो अपने लिए जीते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ दूसरों के लिए जीते हैं, और मैं उनमें से था जो हमेशा दूसरों के लिए जीता था। शादी से पहले मेरी पूरी दुनिया सिर्फ मेरे माँ बाप थे। सुबह उठता तो सिर्फ उनके बारे में सोचता, काम करता तो भी उनके लिए। मैं अपनी ख्वाहिशों को इसलिए दबा लेता था ताकि उन्हें सुविधा दे सकूं, और फिर एक एक करके वो दोनों ही दुनिया से चले गए और मेरे पास सिर्फ मेरी पत्नी और बच्चे ही रह गए। अब मेरी जिंदगी का मकसद सिर्फ वही थे। मुझे अपनी खुशियों से ज्यादा उनकी चिंता रहती थी। मैं हर रात यही सोचता कि आखिर कब तक इस तरह से गुजारा होता रहेगा। बच्चे भी अब बड़े हो रहे थे, खर्च बढ़ रहे थे, लेकिन मेरी सैलरी तो वही की वही थी। जितना भी कमाता था उससे कई ज्यादा नई नई जरूरतें खड़ी हो जाती थी। मैं अपनी पत्नी के चेहरे की उदासी देखता था तो अंदर से टूट जाता था। मुझे लगता था जैसे मैं एक असफल पति हूँ, एक नाकामयाब पिता हूँ। लेकिन फिर मैंने फैसला कर लिया कि अब मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, चाहे उसके लिए मुझे कितनी ही परेशानी क्यों ना उठानी पड़े। मैं फिर अपने एक खास दोस्त से इस बारे में बातचीत की। वो पहले भी देश से बाहर जा चुका था। उसने मुझसे कहा कि अगर तुम्हें सच में अपनी जिंदगी को बदलना है तो फिर बाहर किसी दूसरे देश में चले जाओ। यहाँ तो अगर तुम पूरी जिंदगी नौकरी करते भी रहोगे ना, तब भी तुम्हारे यहाँ कुछ भी खास काम नहीं होगा। बाहर जाकर कम से कम ज्यादा पैसा तो मिलेगा जिससे तुम कुछ बेहतर कर सकोगे। कुछ तो तुम्हारे पास अच्छी सेविंग्स होंगी और सुख सुविधाएं भी होंगी। उसकी सारी बातें मेरे दिल में बैठ गई थी। कई रात मैं इन्हीं ख्यालों में डूबा जागता रहता था। फिर आखिरकार मैंने फैसला किया कि हाँ, मैं भी विदेश जाऊंगा। जब मेरी पत्नी को पता चला तो वो पहले तो बहुत नाराज हुई। उसकी आंखों में अजीब सा डर था। वो कहने लगी कि तुम ऐसे कैसे मुझे छोड़कर जा रहे हो? यहाँ दो दो बच्चों को मैं अकेले कैसे संभालूंगी? मैंने फिर उसे समझाने की कोशिश की। मैंने कहा कि मैं वहां जाकर तुम्हें पैसे भेजता रहूंगा, तुम अपने लिए कोई नौकरानी रख लेना और कपड़े धोने के लिए तुम वॉशिंग मशीन भी ले लेना। जब तुम्हारा खाना बनाने का मन ना करे या फिर तुम बहुत ज्यादा थक जाओ तो तुम बाहर से खाना मंगवा कर खा लेना। देखो, समझने की कोशिश करो। अगर हमारे पास पैसा होगा तो फिर हमारी जिंदगी और भी ज्यादा आसान हो जाएगी। अगर मैं यहाँ रहा तो फिर हमारे हालात ऐसे ही रहेंगे, कभी कुछ भी नहीं बदलने वाला। बस हमारी पूरी जिंदगी सिर्फ दाल रोटी पर ही बीतेगी। ये सब सुनकर वो चुप हो गई। शायद वो भी समझ रही थी कि मैं कुछ भी गलत नहीं कह रहा हूँ। कुछ दिन के बाद उसने कहा कि अगर तुम्हें ये लगता है कि यही सबसे सही है तो फिर ठीक है, चले जाओ। लेकिन ये कहते हुए उसकी आवाज भरी हुई थी। फिर भी उसने मुझे रोकने की कोशिश नहीं की। शायद वो भी अच्छी जिंदगी के सपने देख रही थी। उसके बाद मैं विदेश चला गया। जब प्लेन से उतरा तो मुझे ऐसा लगा जैसे मैं किसी और ही दुनिया में आ गया हूँ।
वहां हर तरफ गर्मी ही गर्मी थी। धूप तो ऐसी थी जैसे आग बरस रही हो। उस नए देश में पहुंचकर मुझे ये समझ आ गया था कि किसी और जगह जाकर कमाई करना भी कोई आसान बात नहीं होती है। अपने देश में रहकर लोग ये समझते हैं कि जो आदमी विदेश चला जाता है वो तो वहां पहुंचकर बस पैसे ही पैसे कमाता है, मगर सच्चाई दरअसल कुछ और ही होती है। चाहे कोई इंसान पढ़ा लिखा हो या फिर अनपढ़ हो, उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। यहाँ सऊदी अरब की गर्मी इतनी ज्यादा थी कि इंसान का शरीर जैसे जलने लगता था। सूरज निकलने से पहले ही हमें काम पर जाना पड़ता था और शाम तक पसीने में हम भीगे रहते थे। भारत से जाने वालों को वहां ऑफिस की नौकरी नहीं मिलती थी, बल्कि ज्यादातर मेहनत मजदूरी ही करनी पड़ती थी। अगर सुपरवाइजर का काम भी मिल जाए तो वो भी धूप में खड़े होकर ही करना होता था। वहां रेत उड़ती रहती थी, चेहरा बुरी तरह से जलने लगता था और शरीर भी थकान से टूट जाता था। कभी कभी तो रात को कमरे में वापस आता तो इतनी ज्यादा थकान होती कि कपड़े बदलने की हिम्मत भी नहीं बचती थी। उस छोटे से कमरे में हम कई सारे लोग रहते थे। उस परदेश में जो भी लोग आए थे उनमें से हर एक अपनी कोई न कोई मजबूरी लेकर ही आया हुआ था। कोई बेचारा अपनी बहन की शादी के लिए आया था, तो कोई अपने पिता का कर्ज उतारने के लिए, तो कोई मेरी तरह अपने बच्चों का भविष्य सुधारने के लिए। मैं भी तो इसीलिए वहां पसीना बहा रहा था। मैंने अपने बीवी बच्चों को उनके हाल पर छोड़ दिया था, मगर मेरा मन हर वक्त बस उनके पास ही रहता था। मेरा एक दोस्त जो हमारे मोहल्ले में रहता था, जब मैं आ रहा था तो मैंने उससे कहा था कि कभी ना कभी तुम उन लोगों का हाल चाल पता कर लिया करना, और अगर उन्हें कोई दिक्कत हो तो तुम थोड़ा सा संभाल लेना। हालांकि मेरी पत्नी के भी मायके वाले थे, लेकिन मैं यही सोचकर निश्चिंत था कि अगर कोई मुसीबत आई भी तो वो लोग जरूर काम आएंगे। आखिर वो उनकी बेटी थी, वो उसके लिए कुछ ना कुछ तो करेंगे ही। बस यही सोचकर मैं वहां मेहनत मजदूरी में लगा हुआ था और दिन रात एक कर दिया था, ताकि एक दिन वो आए जब मेरी पत्नी की सारी ख्वाहिशें पूरी हो। जो वो चाहती थी, एक बड़ा घर, सुकून की नींद और बेफिक्र वाली जिंदगी। मेरी सैलरी आने में अब सिर्फ 20 दिन ही बाकी रह गए थे, यानी 20 दिन के बाद ही मुझे मेरी पहली सैलरी मिलने वाली थी। वो 20 दिन मेरे लिए काटना बहुत मुश्किल हो गया था। एक तरफ भयंकर गर्मी और लगातार मेहनत थी, और दूसरी तरफ घर की चिंता हर वक्त मेरे दिमाग पर हावी रहती थी। मेरी पत्नी जब भी मुझे फोन करती तो उसकी बस एक ही बात होती कि खुद तो तुम यहाँ से चले गए हो और मैं यहाँ इन बच्चों के साथ परेशान होती रहती हूँ। कभी एक बच्चा रोता है तो कभी दूसरा बच्चा, कभी गैस खत्म हो जाती है तो कभी बिजली चली जाती है। मैं उसे समझाने की कोशिश करता था कि अगर मैं तुम्हारे साथ बैठकर बच्चों को संभालूं तो फिर बताओ पैसे कौन कमाएगा, और फिर तुम भी तो यही चाहती हो ना कि तुम अच्छी जिंदगी जियो। अगर मैं ऐसा नहीं करता तो बताओ हालात कैसे बदलेंगे। वो मेरी बात सुनती जरूर थी, मगर कोई जवाब नहीं देती थी। बस चुप हो जाती या फिर किसी और बात का रुख मोड़कर मुझसे लड़ने लगती थी। कभी कभी मुझे लगता था कि वो जैसे अंदर से बहुत टूट चुकी है। मैं समझता था कि एक बच्चे को संभालना ही बहुत मुश्किल होता है, और उसके पास तो 2 छोटे छोटे बच्चे थे, और ऊपर से मैं भी तो उसका साथ देने के लिए वहां नहीं था। कई बार ऐसा भी होता कि वो जब कॉल करती तो काफी नरम तरीके से और प्यार से बात करती थी। कहती कि मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है, तुम्हारे बिना यहाँ मेरा दिल नहीं लगता, ये दिन आखिर कैसे गुजरेंगे। ये कहकर वो अक्सर रोने भी लगती थी। इस तरह वो मुझे भी परेशान करती थी और खुद भी परेशान रहती थी। एक दिन वो बोली कि आखिर मैंने शादी किस लिए की थी। शादी का मतलब सिर्फ बच्चे और घर ही तो नहीं होता है। एक औरत को अपने पति का साथ भी तो चाहिए होता है। उससे भी तो किसी के कंधे की जरूरत होती है, किसी ऐसे इंसान की जो उसके पास बैठकर 2 बातें करे और उसकी बातें सुन ले। मैं चुपचाप उसकी बात सुनता रहा, क्योंकि वो गलत नहीं कह रही थी। मैंने उसे समझाया कि बस 4-5 साल अच्छे से मेहनत कर लूं, तब तक कुछ ना कुछ अच्छा पैसा हमारे पास जमा हो जाएगा, हमारे कर्ज भी खत्म हो जाएंगे, अपना घर हो जाएगा, सुख सुविधाएं हो जाएंगी, बच्चों की पढ़ाई लिखाई का पैसा जमा हो जाएगा, फिर मैं वापस आ जाऊंगा। तब तक बच्चे भी थोड़े बड़े हो जाएंगे, फिर मैं तुम्हारे साथ वक्त गुजारूंगा, हम लोग घूमने जाया करेंगे और सुकून की जिंदगी जिएंगे। वो मेरी बातें सुनती रहती।
कभी कुछ देर के लिए ठीक हो जाती, लेकिन फिर बात करते करते अचानक से उसका मूड खराब हो जाता और वो दोबारा से झगड़ा करना शुरू कर देती थी। कभी कहती कि तुम्हें तो हमारी फिक्र ही नहीं है, तुम्हें वहां पहुंचकर खूब आज़ादी मिल गई है, और मैं तो यहाँ कैद होकर ही रह गई हूँ। शायद जितने भी लोग विदेश चले जाते हैं उनकी पत्नियों का यही हाल हो जाता होगा। वो इस समय कुछ कर भी नहीं सकती थी। जिसे हम सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, गुस्सा भी तो उसी पर आता है, और पत्नियां लड़ती भी उसी से हैं और रोती भी उसी के लिए हैं। फिर आखिर वो दिन आ गया जब मेरी पहली सैलरी आई। जब मैंने पैसे देखे तो कुछ देर तक मैं स्क्रीन को देखता ही रह गया। इतने पैसे तो मैं भारत में कभी भी नहीं कमा पाता। मेरी कई दिनों की थकान उस एक पल को देखकर बिल्कुल कम हो गई। मैंने तुरंत अपनी पत्नी को पैसे भेज दिए। जब उसका फोन आया तो उसकी आवाज बदली हुई थी। काफी दिनों के बाद वो बहुत खुश लग रही थी। मैंने उससे कहा कि बच्चों के लिए अच्छे अच्छे कपड़े ले लेना और अपने लिए भी अच्छी साड़ी या सूट जो तुम्हें पसंद हो वो खरीद लेना, और कहीं घूमने भी चली जाना। अगर तुम्हारा मन हो तो बाहर खाना भी खा लेना। अब तुम पैसों की इतनी फिक्र मत करना। वो सच में कुछ दिनों तक काफी खुश रही। महीने के शुरू में उसकी बातों में बहुत प्यार होता था। वो मुझे बच्चों की तस्वीरें भेजती, कभी नए कपड़े खरीदने के बाद दिखाती, तो कभी कहती कि आज मैं बच्चों को बाहर लेकर गई थी। लेकिन जैसे जैसे महीना खत्म होने लगता वैसे वैसे उसका व्यवहार फिर से बदल जाता था। खर्च बढ़ते चले जाते थे और पैसे कम होने लगते थे, और फिर वो दोबारा मुझसे झगड़ा करने लगती थी। फिर जब अगले महीने पैसे मिलते तो वो दोबारा से ठीक हो जाती। एक अजीब सा चक्र भी था जो घूमता ही जा रहा था। खुशियां आती थी तो फिर परेशानियां भी आ जाती थी। प्यार होता तो झगड़ा शुरू हो जाता। हम दोनों इसी चक्कर में जिंदगी गुजार रहे थे। मैं इधर कई बार बेइज्जत होता था। गर्मी इतनी ज्यादा थी कि कभी कभी ऐसा लगता था कि मेरी खुद की सांस भी आग बनकर अंदर जा रही है। सुबह काम पर निकलते ही कपड़े पसीने से भीग जाते। धूप में खड़े खड़े कई बार चक्कर आने लगता था। हाथों में दर्द रहता, लेकिन फिर भी काम तो करना ही पड़ता था, क्योंकि अगर काम नहीं करेंगे तो पैसे नहीं मिलेंगे। मेरा काम भी ऐसा था जिसमें आराम बहुत ही कम था। ऊपर से जो बड़े मालिक लोग थे उनकी डांट भी झेलनी पड़ती थी। कभी काम को जल्दी खत्म करने का दबाव होता था, कभी किसी गलती पर सबके सामने खूब बेइज्जत किया जाता था। कई बार ऐसा हुआ कि मेरा दिल चाहा कि सब कुछ छोड़ छाड़ कर घर वापस चला जाऊं, लेकिन फिर मेरे बच्चों के चेहरे मुझे याद आ जाते थे। मैं सोचता था कि मैं ये सब कुछ उन्हीं के लिए तो बर्दाश्त कर रहा हूँ, लेकिन मैंने कभी अपनी पत्नी को ये नहीं बताया कि मैं यहाँ पर बेइज्जती झेल रहा हूँ। मैं नहीं चाहता था कि वो और ज्यादा परेशान हो। वो पहले ही बच्चों और घर के मामलों को लेकर परेशान रहती थी, इसीलिए वो जब भी मुझसे शिकायत करती थी तो मैं ज्यादातर चुप ही रहता था। वो कहती थी कि तुम्हें क्या पता मैं किन हालातों से गुजर रही हूँ, और मैं अपने दिल में सोचता था कि शायद उससे भी नहीं पता कि मैं यहाँ किन हालातों में जिंदा रह रहा हूँ। फिर वक्त इसी तरह गुजरता रहा, लेकिन एक बात मैं मानता हूँ कि मेरे अंदर भी घमंड सा आने लगा था। अगर कभी हमारा झगड़ा हो जाता तो वो मुझसे नाराज हो जाती, और फिर मैं भी जिद पकड़ लेता था कि हमेशा मैं ही उसे क्यों मनाऊं, हमेशा मैं ही उसके सामने क्यों झुकूं। इसी जिद में हम दोनों चुप हो जाते थे। शुरू शुरू में ऐसा होता था कि एक हफ्ते तक बात नहीं करते थे। फिर मेरा दिल नहीं मानता था और मैं खुद ही फोन कर लेता था। कभी बच्चों का बहाना बना लेता था तो कभी ऐसे ही हालचाल पूछ लेता था। फिर धीरे धीरे बात होती और दोबारा सब ठीक हो जाता। लेकिन वक्त के साथ हमारे झगड़ों के बीच हमारी खामोशी भी लंबी होने लगी। पहले 1 हफ्ता, फिर 2 हफ्ता होने लगा, और फिर ऐसा वक्त भी आया कि कई बार झगड़ा होता तो हम 2-2 महीने तक एक दूसरे से कोई बात नहीं करते थे। ना वो मुझे फोन करती थी ना मैं उसे। दोनों अपने अपने घमंड में डूबे बैठे रहते थे, लेकिन अंदर से दोनों को एक दूसरे की कमी महसूस होती थी। मैं बीच में सिर्फ एक बार इंडिया गया था। उस वक्त मेरे बच्चे छोटे ही थे। जब मैं घर पहुंचा तो मेरे बेटे ने पहले तो मुझे पहचाना ही नहीं। वो अपनी माँ के पीछे छुप गया था। मेरी बेटी भी मुझे ध्यान से देख रही थी। मेरा दिल ये सब देखकर टूट गया। मैंने सोचा कि जिन लोगों के लिए मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ वही लोग मुझसे दूर होते जा रहे हैं। हालांकि उस दौरान मेरी पत्नी का व्यवहार मेरे साथ ठीक था। वो मेरा ख्याल रख रही थी,
वो मेरे लिए अच्छा खाना बनाती थी, मेरे कपड़ों को अच्छे से रखती थी, रात को मेरे पास बैठकर बातें भी करती थी। कुछ दिनों के लिए मुझे ऐसा लगा कि शायद सब ठीक हो रहा है, जैसे हमारे बीच जो दूरी आ गई थी वो खत्म हो जाएगी। लेकिन मुझे नहीं पता था कि ये सुकून अब ज्यादा दिन तक नहीं रहने वाला था। उसके बाद मैं वापस आ गया तो मेरी पत्नी का व्यवहार बदलने लगा। पहले वो खुद फोन कर लिया करती थी, कभी मेरा हालचाल पूछ लेती थी, कभी बच्चों के बारे में कुछ बता देती थी। लेकिन अब ऐसा नहीं था। अब हमेशा ऐसा होता था कि मैं ही फोन करता था। कई कई दिन बीत जाते थे और उसकी तरफ से एक कॉल भी नहीं आती थी। एक दिन फिर मैंने उससे कहा कि तुम खुद कभी फोन क्यों नहीं करती हो? पहले तो हर वक्त मुझसे बात करना चाहती थी, आखिर अब क्या हो गया है? तो वो तुरंत बोली कि बच्चे बड़े हो रहे हैं, उनकी जिम्मेदारियां भी तो बढ़ रही हैं, इसीलिए मुझे टाइम ही नहीं मिलता। कभी उनके स्कूल का काम होता है तो कभी घर का, और कभी बच्चों की अपनी फरमाइशें होती हैं। उसकी आवाज में पहले जैसा प्यार नहीं रहा था। बात करते हुए ऐसा लगता था जैसे वो सिर्फ औपचारिकता पूरी कर रही हो। लेकिन हाँ, पैसों के मामले में वो बहुत ही पाबंद हो गई थी। वो बार बार यही कहती थी कि पैसे वक्त पर भेजा करो और ज्यादा भेजा करो, हमारे खर्चे बढ़ते जा रहे हैं, बच्चों की जरूरतें बढ़ रही हैं, स्कूल की फीस है, उनके कपड़े हैं, कभी कभार बच्चे बीमार पड़ जाते हैं तो दवाइयां भी तो लेनी पड़ती हैं, और कभी कोई दूसरा खर्च आ जाता है। मैं उसकी बात मान लेता था क्योंकि मुझे एहसास था कि सच में बच्चों के बड़े होने के साथ साथ खर्च भी बढ़ जाते हैं। इसीलिए मैं अब और ज्यादा मेहनत करने लगा था। मैं ओवर टाइम भी करता था ताकि थोड़े और ज्यादा पैसे भेज सकूं। लेकिन एक बात मुझे बहुत तकलीफ देती थी कि वो मुझे बच्चों से भी ज्यादा बात नहीं करवाती थी। जब भी मैं फोन करता था तो पहले काफी देर वो खुद ही बात करती रहती थी। फिर अगर मैं उससे कहता कि बच्चों से बात करवाओ, तब कहीं जाकर वो उन्हें फोन देती थी, और वो भी बस 1-2 मिनट के लिए। मैं अपने बेटे से पूछता था कि बेटा तुम क्या कर रहे हो, तो वो बस उसी बात का जवाब देता था और उसके बाद चुप हो जाता था। और फिर मेरी पत्नी बोलने लगती थी कि बस करो, बच्चे अपने कामों में व्यस्त हैं। मैं कहता था कि आखिर इतनी जल्दी क्या है, मुझे कम से कम अपने बच्चों की आवाज तो सुनने दो। और वो कहती थी कि बच्चे बड़े हो रहे हैं, वो मेरी बात नहीं मानते हैं, उनके पास अपने भी बहुत सारे काम हैं, उन्हीं में वो लोग बिजी रहते हैं, सुबह स्कूल जाते हैं फिर ट्यूशन जाते हैं। ये सुनकर मुझे काफी सुकून भी महसूस होता था। मैंने सोचा कि चलो, कम से कम बच्चों का एक रूटीन तो बना हुआ है। मैं चाहता था कि मेरे बच्चों की परवरिश अच्छे से हो, और कम से कम मेरी पत्नी ये जिम्मेदारी तो ठीक से निभा रही है। लेकिन फिर भी मुझे उसके व्यवहार में बदलाव साफ महसूस हो रहा था। पहले वो मेरी हर बात ध्यान से सुनती थी, लेकिन अब अक्सर जल्दबाजी में होती थी। पहले वो कई बार जिक्र करती थी कि मुझे तुम्हारी याद आती है, लेकिन अब सिर्फ उसकी बातों में खर्च, जिम्मेदारियां और घर की बातें ही होती थीं। अब वो कभी नहीं कहती थी कि मेरे बिना उसका दिल नहीं लगता। ऐसा लगता था कि जैसे उसने मेरे बिना ही रहना सीख लिया हो। मेरे बेटे का नाम अर्चित था। मैं उससे बहुत प्यार करता था। जब मैं इंडिया गया था तब वो काफी छोटा था। उसकी छोटी छोटी बातें आज भी मेरे दिमाग में घूमती हैं। जब वो मुझे पहचानने लगा था तो अक्सर मेरे साथ खेलता था और मुझसे ही लिपट कर सोता था। जब मैं बाहर से घर आता तो दौड़कर मेरे पास आ जाता। कभी जब मैं रात को अकेले बैठता तो बार बार उसका वही चेहरा मेरे सामने आ जाता। छोटा सा मासूम चेहरा, प्यारी प्यारी आंखें, वो तोतली सी जुबान जिसमें वो मुझे पापा पापा कहकर पुकारता। और मेरी बेटी तो उससे भी ज्यादा छोटी थी। जब मैं उसे छोड़कर आया था तब तो उसने ठीक से बोलना भी शुरू नहीं किया था, इसीलिए उसके साथ मेरी ज्यादा यादें भी नहीं थी। ये बात मुझे और ज्यादा दुख पहुंचाती थी। हर एक पिता अपनी बेटी के बचपन के पलों को देखना चाहता है, लेकिन मैं उन सब चीजों से दूर था। और जब मैं इंडिया गया भी था बीच में, तो मैं अपने बच्चों के साथ बहुत ज्यादा वक्त नहीं बिता पाया। सुबह दोनों स्कूल चले जाते थे और फिर वापस आकर ट्यूशन, और ऐसे ही पूरा दिन गुजर जाता। मैं बस उन्हें देखता रहता और दिल में सोचता कि मैं उनके लिए इतनी दूर बैठा हूँ, लेकिन असल में उनकी जिंदगी से ही दूर होता जा रहा हूँ। धीरे धीरे पूरे 12 साल बीत गए। इन 12 सालों में एक भी दिवाली मैंने अपने परिवार के साथ नहीं मनाई थी। हर दिवाली पर मैं किसी न किसी मजदूर वाले कमरे में बैठा होता। कभी फोन पर बच्चों की आवाज सुन लेता और कभी तो ऐसा होता कि वो भी नसीब नहीं होती।
जब मैं फोन पर दूसरों की दिवाली और अपने परिवार के साथ की तस्वीरें देखता तो मेरे दिल में अजीब सा दर्द उठता। मैं सोचता कि मैं कब अपने बच्चों के साथ दिवाली मनाऊंगा। मेरा घर अब पता नहीं वैसा होगा या फिर बदल गया होगा। इस बीच 2-3 बार ऐसा भी हुआ कि मैंने जाने का सोचा, छुट्टी लेने की कोशिश भी की, लेकिन कभी वहां के हालात खराब हो जाते तो कभी फ्लाइट्स बंद हो जाती और कभी कोई और मुसीबत खड़ी हो जाती। ऐसा लगता था जैसे दुनिया रुक सी गई थी और हर बार मैं बस यही सोचकर चुप हो जाता था कि शायद अभी वक्त नहीं आया है। लेकिन अब सब मामले ठीक थे, हालात नॉर्मल हो चुके थे और इस बार मेरे दिल में एक अजीब सा जोश था, क्योंकि कम से कम पिछले 2-2.5 साल से मेरी अपने बच्चों से एक बार भी बात नहीं हो पाई थी और पत्नी से भी बिल्कुल नाम मात्र की बात हुई थी। अगर मैं कभी उसे बच्चों से बात करवाने को कहता या उनकी फोटो भेजने को कहता तो वो कोई न कोई वजह बता देती या फिर अचानक से झगड़ा करने लगती थी। इसीलिए मैंने सोच लिया था कि इस बार मैं दिवाली पर अपने घर जरूर जाऊंगा, अपने बच्चों के साथ समय बिताऊंगा, पत्नी के साथ शॉपिंग पर जाऊंगा। मैं कई सारी रातें जाग कर यही सब सपने देखता था। इस बार मैं चाहता था कि सब कुछ पहले जैसा हो जाए। पहले तो मैंने सोचा कि मैं अपनी पत्नी को बता दूं कि मैं इस दिवाली पर घर आ रहा हूं, लेकिन फिर अचानक मेरे मन में ख्याल आया कि क्यों ना उन लोगों को सरप्राइज दूं। मैं अचानक घर पहुंचूंगा और बच्चे दरवाजा खोलेंगे तो पहले तो शायद हैरान हो जाएंगे, लेकिन फिर खुशी से मेरे गले लग जाएंगे। मेरी पत्नी तो शायद मुझे देखकर रोने ही लगे। ये ख्याल आते ही मैं खो जाता और फिर खुद ही मुस्कुराता रहता। मैं सबके लिए शॉपिंग करना भी शुरू कर चुका था। मेरी बेटी तो अब थोड़ी बड़ी हो गई होगी, इसीलिए मैंने उसके लिए खूब सारी अच्छी अच्छी फ्रॉक ली, गुड़िया ली, सैंडल ली और बालों में लगाने वाली क्लिप भी ली। मेरा बेटा तो काफी बड़ा हो गया होगा, उसके लिए मैंने कपड़े, जूते, घड़ी और सारी चीजें ली जो मुझे उम्मीद थी कि उसे पसंद आएगी। और अपनी पत्नी के लिए तो मैंने काफी अच्छा सामान लिया, परफ्यूम, मेकअप, पर्स और हर चीज बड़े ही प्यार से खरीदी। मुझे लग रहा था जैसे इन 12 सालों के बाद मेरी जिंदगी में पहली बार कोई खुशी आने वाली है। मैंने छुट्टियां भी ले ली थी। कमरे पर वापस आकर बार बार मैं अपने सामान को देखता था। कभी बच्चों के कपड़े हाथ में लेता तो कभी पत्नी के लिए लिया सामान निकाल कर देखता। मेरे दिल में अजीब सी बेचैनी और खुशी थी। रात को नींद कम आती थी। बस यही सोचता रहता कि जब मैं अचानक से घर पहुंचूंगा तो वहां का क्या नजारा होगा। और फिर आखिरकार वो दिन आ गया जब मैं इंडिया पहुंच गया। प्लेन से उतरते ही मुझे अपने देश की हवा में एक अलग ही अपनापन और प्यार महसूस हुआ। मेरे चेहरे से मुस्कुराहट तो जा ही नहीं रही थी। एयरपोर्ट से बाहर निकला तो तुरंत टैक्सी ली और अपने घर का एड्रेस बताया। पूरे रास्ते मेरा दिल तेज तेज धड़क रहा था। मैं खिड़की से बाहर देख रहा था, वहां की सड़कें, बाजार, ये वही शहर था जहां से मैं 12 साल पहले निकला था। टैक्सी जब मेरे घर के पास पहुंची तो मेरे हाथ कांपने लगे, मेरी सांसें तेज चलने लगी। मैंने जल्दी से किराया दिया, सामान निकाला, हाथों में शॉपिंग बैग्स पकड़े। दिल में हजारों खुशियां थीं। मैं धीरे धीरे अपने घर के दरवाजे की तरफ बढ़ने लगा। मेरे चेहरे पर लंबी मुस्कुराहट थी। मैं सोच रहा था कि अभी मैं घंटी बजाऊंगा और अगले ही पल मेरे बच्चे मेरे सामने होंगे। लेकिन जैसे ही मैं दरवाजे के पास पहुंचा तो मेरी नजर दरवाजे पर पड़ी और कदम एकदम से रुक गए, क्योंकि दरवाजे पर ताला लगा हुआ था। मैं कुछ पलों के लिए खामोश खड़ा उस ताले को देखता रहा। मुझे लगा कि शायद मेरी आंखों को धोखा हो गया है। मैंने दोबारा ध्यान से देखा तो सच में ताला लगा था। अभी दिवाली में 4-5 दिन बाकी थे, लेकिन आखिर मेरी पत्नी कहाँ चली गई होगी। मेरे मन में अजीब सा डर पैदा होने लगा। मैंने तुरंत जेब से मोबाइल निकाला और अपनी पत्नी का नंबर मिलाया। घंटी जाती रही, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, लेकिन उसने कॉल नहीं उठाई। मैंने फिर से कॉल किया, पर इस बार भी घंटी जाती रही। मैं दरवाजे के सामने खड़ा था, हाथ में बच्चों के गिफ्ट पकड़े थे, दिल में खुशियों का ढेर लिए जो अब धीरे धीरे बिखरने लगा था। गली में लोग आ जा रहे थे, कुछ बच्चे खेल रहे थे, दूर कहीं से किसी के घर से दिवाली की तैयारियों की आवाजें आ रही थी। लेकिन मेरी दुनिया तो जैसे बिल्कुल रुक गई थी। मैं बार बार फोन को कान से लगाता, घंटी सुनता रहता। हर गुजरते सेकंड के साथ मेरे दिल की बेचैनी बढ़ रही थी। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर मेरी पत्नी कॉल क्यों नहीं उठा रही थी।
मैं आगे बढ़ा। मैंने ताले को हाथ में पकड़कर ध्यान से देखा, फिर खुद को तसल्ली दी कि हो सकता है दिवाली की शॉपिंग के लिए वे लोग मार्केट गए हों। आखिर दिवाली में अभी कुछ ही दिन तो बाकी रह गए थे, थोड़ी देर में वापस आ जाएंगे। मैं भी अब कहाँ जाता, इतने साल बाद तो मैं अपने घर आया था। जिन लोगों को सरप्राइज देने आया था उन्हीं को सबसे पहले अपना चेहरा दिखाना चाहता था। मैं कभी गली के कोने की तरफ देखता तो कभी दूसरी तरफ। दिल हर आवाज पर चौंक जाता। लगता कि अभी मेरी पत्नी बच्चों के साथ मुड़ती हुई नजर आएगी। मेरा बेटा मुझे देखकर हैरान हो जाएगा और बेटी तो भागकर मेरे गले से लग जाएगी। इस वक्त गर्मी थी, इसलिए मुझे पसीना सा आ रहा था, पर पता नहीं क्यों हर गुजरते पल के साथ मेरे दिल में बेचैनी बढ़ती जा रही थी। शाम ढलने लगी, लेकिन कोई भी नहीं आया। तभी थोड़ी देर बाद किनारे वाले घर का दरवाजा खुला और वहां से कोई बाहर निकला। उसने मुझे ध्यान से देखा, शायद वो मुझे पहचानने की कोशिश कर रहा था। फिर वो धीरे धीरे मेरे पास आया और बोला कि अरे, आप यहाँ इतने सालों बाद? मैंने थकी हुई आवाज में कहा, जी भाई साहब, अभी अभी आया हूँ। वो बोला कि तो आप यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने ताले की तरफ देखते हुए कहा कि दरअसल मैं अपने परिवार का इंतजार कर रहा हूँ। वो मेरी बात सुनकर अजीब नजरों से मुझे देखने लगा, फिर बोला कि लेकिन वो लोग तो यहाँ नहीं रहते। ये सुनकर मुझे भयंकर झटका लगा। मैंने तुरंत कहा कि क्या मतलब? वो बोला कि अरे, वो लोग तो 2-2.5 साल पहले ही ये घर बेचकर जा चुके हैं। ये सुनते ही मेरे हाथों से सारा सामान छूटकर नीचे बिखर गया। मैंने बेयकीनी से उसकी तरफ देखा। मुझे लगा शायद मैंने कुछ गलत सुन लिया है। मैंने कहा कि आप क्या कहना चाहते हैं? घर बेचकर चले गए? आखिर कहाँ चले गए? वो कंधे उचकाकर बोला कि वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन तुम्हें पता तो होना चाहिए ना, आखिर वो तुम्हारा अपना परिवार है। मैंने धीमी आवाज में कहा कि लेकिन मेरी पत्नी ने तो मुझे कभी ये बात नहीं बताई। ये सुनकर वो एक अजीब सी हंसी हंसने लगा। बोला कि मानता हूं परदेसी हो, लेकिन ऐसे भी क्या परदेसी हो गए कि तुम्हें ये भी नहीं पता कि तुम्हारी पत्नी घर बेचकर जा चुकी है? तुम्हें पता है, उसने तो बहुत ही कम दामों में ये घर बेच दिया। उस आदमी की हर बात मेरे सीने में तीर की तरह चुभ रही थी। मैंने दीवार का सहारा ले लिया। मेरे दिमाग में सनसनाहट सी गूंजने लगी। 12 साल की मेहनत, 12 साल की कमाई, वो घर जिसके लिए मैं दिन रात धूप में जलता रहा, वो घर अब मेरा ही नहीं था। मैंने बड़ी मुश्किल से पूछा कि लेकिन अब यहाँ पर कौन रहता है? वो बोला कि अरे, एक फैमिली आई थी यहाँ रहने के लिए। अभी दिवाली की वजह से वे लोग कहीं और गए हुए हैं, इसीलिए ताला लगा है। अब ये घर उन लोगों का है, तुम्हारा नहीं। वे लोग दिवाली के बाद ही वापस आएंगे। मेरे कानों में सिर्फ एक ही बात गूंज रही थी कि ये घर तुम्हारा नहीं है, ये घर तुम्हारा नहीं है। मैंने कांपती हुई आवाज में कहा कि मेरी पत्नी कहाँ रहती है? वो रूखे अंदाज में बोला कि ये सब मुझे नहीं पता। अरे, जब तुम्हें नहीं पता तो फिर भला मुझे कैसे पता होगा? उसकी बातों में एक अजीब सा तंज था, लेकिन उस पर मुझे ऐसा लगा जैसे वो आदमी नहीं बल्कि मेरी किस्मत ही मुझ पर हंस रही हो। मैं वाकई कुछ भी नहीं जानता था। मुझे ये तक नहीं पता था कि मेरी पत्नी कहाँ रहती है। उसने मुझसे इतनी बड़ी बात क्यों छुपाई? आखिर क्यों? मैंने तुरंत अपनी पत्नी को दोबारा से कॉल मिलाया। इस बार भी कई बार घंटी जाती रही, लेकिन उसने फोन नहीं उठाया। मेरे हाथ कांप रहे थे और दिल बहुत बुरी तरह से धड़क रहा था। फिर अचानक से मुझे याद आया कि मेरे पास एक और नंबर भी है, शायद वो मेरे बेटे या बेटी का था। मैंने जल्दी से वो नंबर निकाला और कॉल मिला दी। इस बार कुछ सेकंड बाद कॉल उठा ली गई। दूसरी तरफ खामोशी थी, हल्की हल्की सांसों की आवाज आ रही थी। मैंने जल्दी से कहा, अर्चित बेटा, मैं हूं, तुम्हारा पापा। आखिर तुम लोग कहाँ चले गए? कुछ पलों के लिए सन्नाटा रहा। फिर दूसरी तरफ से हैरानी भरी आवाज आई। वो कहने लगा, तुम मेरे पापा? ये तुम क्या कह रहे हो? हमें पागल बना रहे हो क्या? मैं दंग रह गया। फिर अचानक उसकी आवाज भर आई। वो रोते हुए गुस्से में बोला कि देखो, हमारे जख्मों पर नमक क्यों छिड़क रहे हो? मेरे पापा तो 2 साल पहले ही दुनिया छोड़ चुके हैं। उनका देहांत सऊदी अरब में ही हो गया था। हमें बताया गया था कि वे फैक्ट्री में आग लगने की घटना में फंस गए थे। हमें तो आखिरी बार उनका चेहरा तक देखने को नहीं मिला था, और तुम कह रहे हो कि तुम मेरे पापा हो? ये सुनकर मेरे हाथ से मोबाइल गिरते गिरते बचा। मेरी सांस रुकने लगी। ऐसा लगा जैसे मेरे आसपास का सब कुछ गोल गोल घूमने लगा हो। उसकी आवाज दूर होती जा रही थी।
मुझे अपने कानों में सिर्फ अपने बेटे की रोती हुई आवाज सुनाई दे रही थी। वो लगातार रो रहा था और बोल रहा था कि मैं अपने पापा का इंतजार करता रहा, लेकिन मुझे तो आखिरी बार उनका चेहरा तक देखने को नहीं मिला। और तुम कौन हो? हमें क्यों परेशान कर रहे हो? क्यों इस तरह की बातें कर रहे हो? उसके अंदाज में इतना दर्द था कि मेरा दिल फटने लगा। वो सच में ये मान चुका था कि उसका पिता अब इस दुनिया में नहीं है। मेरा अपना ही बेटा मुझे पहचान नहीं पा रहा था। वो मुझे एक बहरूपिया समझ रहा था। मैं सड़क के किनारे वहीं बैठ गया। हाथों में अभी भी बच्चों के गिफ्ट्स थे, वही गिफ्ट्स जो मैंने खुशियां बांटने के लिए खरीदे थे। लेकिन उस वक्त मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरे हाथों में सिर्फ टूटे हुए सपने हों। दूसरी तरफ से मेरे बेटे ने कॉल काट दिया था। मैं कुछ पलों के लिए मोबाइल को देखता रहा। ऐसा लग रहा था जैसे मेरे हाथ सुन्न पड़ गए हों। मेरे आसपास से लोग गुजर रहे थे, गाड़ियों की आवाज सुनाई दे रही थी, कहीं दूर बच्चे हंस रहे थे, खेल रहे थे, लेकिन मेरी दुनिया एक जगह पर रुक गई थी। मैंने धीरे से सारा सामान एक साइड पर रख दिया, वही सामान जिन्हें खरीदते वक्त मैं खुशी से भर गया था। उन्हें देखकर मेरा दिल और ज्यादा डूब रहा था। सामने एक छोटी सी दुकान थी। मैं लड़खड़ाते कदमों से वहां गया। गला इतना सूख रहा था जैसे कई दिनों से पानी नहीं पिया हो। मैंने पानी की बोतल ली और एक ही सांस में आधी बोतल पानी पी गया। फिर भी मेरे अंदर की घुटन कम नहीं हो रही थी। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरी सांसें डूबती जा रही हों। दिल अभी भी तेज तेज धड़क रहा था। दिमाग में एक ही बात घूम रही थी कि पापा मर चुके हैं। मैंने कांपते हाथों से दोबारा वही नंबर मिलाया। कुछ सेकंड के बाद कॉल उठ गई। इस बार दूसरी तरफ से मेरे बेटे की गुस्से भरी आवाज सुनाई दी। वो बोला कि तुमने फिर से फोन कर दिया? मैंने कहा ना कि तुम मेरे पापा नहीं हो, मेरे पापा मर चुके हैं। उसकी आवाज सुनकर मेरा दिल घायल हो गया। मैं खुद को संभालते हुए बोला कि बेटा, मैं सच कहता हूँ, मैं ही हूँ तुम्हारा पापा। मैं अभी अभी सऊदी से आया हूँ। वो तुरंत बोला कि मेरे पापा कैसे आ सकते हैं, वो तो मर गए हैं, मेरी माँ ने खुद बताया था, और तुम कह रहे हो कि तुम मेरे पापा हो। उसके एक एक शब्द ने मेरे अंदर सब कुछ तोड़ दिया। मैं सड़क किनारे दीवार के सहारे खड़ा हो गया। मेरी आंखें बंद हो रही थीं। मुझे अपने बेटे की आवाज में सच्चा दर्द महसूस हो रहा था। वो सच में भरोसा कर चुका था कि उसका पिता इस दुनिया में नहीं रहा, और जैसे जैसे वो बोल रहा था वैसे वैसे मेरे अंदर दुख बढ़ता जा रहा था। आखिर उसे ये सब किसने बताया होगा? जाहिर सी बात है, ये सब मेरी पत्नी का ही काम हो सकता था। 2 हफ्ते पहले ही तो मेरी उससे बात हुई थी। मैंने उसे पैसे भी भेजे थे। फिर उसने बच्चों को क्यों बताया कि मैं मर चुका हूँ? आखिर क्यों? मेरे दिमाग में एक के बाद एक सवाल आ रहे थे। क्या वो मुझसे अपना पीछा छुड़वाना चाहती थी? क्या उसने दूसरी शादी कर ली थी? क्या उसने बच्चों को मुझसे दूर करने के लिए ये सब किया? या फिर कोई और बात थी जो मैं अभी भी समझ नहीं पा रहा था। मेरे बेटे की सांसें फोन पर तेज तेज सुनाई दे रही थी। वो रो रहा था और डर भी गया था। शायद उसे ये लग रहा था कि कोई उसके मरे हुए पिता का मजाक उड़ा रहा है। मैंने धीरे से कहा कि बेटा, तुम भरोसा क्यों नहीं कर रहे? मैं सच में तुम्हारा पापा हूँ। वो तुरंत बोला कि नहीं, मेरे पापा मर चुके हैं। 2 सालों से सब लोग यही कह रहे हैं। अगर तुम वाकई मेरे पापा होते तो फिर 2 साल में एक बार तो हमारे पास आते ना। आखिर क्यों नहीं आए? बताओ, तुमने हमें क्यों नहीं ढूंढा? इस सवाल ने मेरे अंदर खालीपन भर दिया। मैं इसका क्या जवाब देता? मुझे तो ये भी नहीं पता था कि मेरे अपने बच्चे कहाँ रहते हैं। मैंने खुद को संभाला और कहा कि अच्छा, ये बताओ, तुम इस वक्त कहाँ हो? उसने कहा कि मैं घर पर हूँ। मैंने तुरंत कहा कि तुम किसी साइड वाली जगह पर चले जाओ और किसी को भी मत बताना कि तुम मुझसे बात कर रहे हो। कुछ पलों के लिए सन्नाटा रहा। शायद वो सोच रहा था। फिर मैंने कहा कि मुझे वीडियो कॉल करो, तब तो तुम अपने पापा को पहचान लोगे ना। वो तुरंत बोला, हाँ, क्यों नहीं पहचानूंगा। अगर ऐसी बात है तो फिर वीडियो कॉल करो। उसकी आवाज में अभी भी शक था, डर भी था, लेकिन शायद दिल के किसी कोने में उम्मीद भी जाग रही थी। मैंने अपने हाथों से अपना चेहरा साफ किया। पसीना माथे से बह रहा था, दिल धड़क रहा था। मुझे लग रहा था कि मोबाइल हाथ से गिर जाएगा। शाम भी धीरे धीरे काफी गहरी हो रही थी। गली की लाइटें जलने लगी थीं और मैं सड़क के किनारे अपने ही घर के सामने खड़ा था। एक ऐसा घर जो अब मेरा नहीं रहा था, एक ऐसी जिंदगी के सामने जिसे मैं पहचान भी नहीं पा रहा था। फिर मैंने धीमी आवाज में कहा कि ठीक है बेटा, वीडियो कॉल करते हैं। जब मेरे बेटे ने मुझे वीडियो कॉल की
और हम दोनों की वीडियो एक दूसरे से कनेक्ट हुई तो कुछ पलों के लिए जैसे वक्त थम सा गया। मोबाइल की स्क्रीन पर एक चेहरा था जिसे देखने के लिए मैं 12 साल से तड़प रहा था, और दूसरी तरफ वो बच्चा था जो अब बच्चा नहीं रहा था। उसने मुझे देखा, मैंने उसे देखा। वो एकदम स्तब्ध रह गया। उसकी आंखें हैरत से फैल गईं। ऐसा लगा जैसे उसके पैरों तले जमीन खिसक गई हो। उसके होंठ कांपने लगे। मेरी आंखों में भी आंसू भर आए। मैं उसके चेहरे को देखता ही रह गया। वो काफी बड़ा हो चुका था। उसके चेहरे में मेरी झलक साफ दिख रही थी, लेकिन आंखों में बरसों का दुख भी भरा था। फिर उसके मुंह से टूटी हुई आवाज निकली कि पापा, आप। ये कहते ही एक आंसू उसकी आंख से निकल गया। मैंने रोते हुए कहा कि हाँ बेटा, मैं ही हूं, देखो मैं जिंदा हूं। वो लगातार स्क्रीन को ध्यान से देख रहा था, जैसे कभी वो भरोसा कर रहा हो और कभी नहीं कर रहा हो। वो इन दोनों भावनाओं के बीच फंसा हुआ था। उसके हाथ भी कांप रहे थे। वो बार बार मोबाइल अपनी आंखों के पास करके मेरा चेहरा ध्यान से देख रहा था। शायद खुद को भरोसा दिलाने की कोशिश कर रहा था कि उसके पापा वाकई में जिंदा हैं। लेकिन तभी अचानक वीडियो में पीछे एक ऐसा नजारा नजर आया जिसने मेरी जान ही निकाल दी। वहां से एक आदमी पीछे से गुजर रहा था। वो बड़े आराम से घर के अंदर टहल रहा था, जैसे कि वो उस घर का मालिक हो। मैं तुरंत चौंक गया। मेरी नजरें उस आदमी पर जम गईं। मैंने जल्दी से पूछा कि ये कौन है बेटा? मेरे बेटे ने बिल्कुल साधारण अंदाज में कहा कि वो पापा हैं। ये सुनकर तो मेरे पूरे शरीर में जैसे बिजली दौड़ गई। मैंने कहा कि क्या मतलब? कौन से पापा? तुम्हारा पापा तो मैं हूं ना। बेटे ने कुछ पल खामोश रहने के बाद धीमी आवाज में कहा कि मम्मी ने दूसरी शादी कर ली। वो बहुत अच्छे इंसान हैं और ये बंगला भी उन्हीं का है। हम लोग उन्हें पापा ही कहते हैं, मम्मी ने कहा था। मेरे पैरों के नीचे से जमीन निकल गई। मुझे लगा जैसे किसी ने मेरे ऊपर पूरी छत गिरा दी हो। अब तो मेरा दम घुटने लगा और आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। मैंने बड़ी मुश्किल से कहा कि ये तुम क्या कह रहे हो बेटा? उसने धीरे से कहा कि हाँ। उस एक शब्द ने मेरी 12 साल की जिंदगी को जलाकर राख कर दिया। मैंने खुद को संभाला और फिर जल्दी से कहा कि तुम किसी भी तरह मुझसे मिलने आओ। जहां हमारा पुराना घर था, मैं वहीं पर खड़ा हूं, जल्दी आ जाओ। वो तुरंत बोला कि ठीक है, मैं आता हूं। मैंने उसे बार बार समझाया कि किसी को भी ये मत बताना, अपनी माँ को भी नहीं और ना ही उस आदमी को, किसी को भी नहीं। कॉल बंद होने के बाद मैं वहीं सड़क किनारे बैठ गया। रात गहरी हो रही थी। गली की लाइटें जल रही थी। मेरे आसपास लोग अपनी जिंदगी में व्यस्त थे, लेकिन मेरी जिंदगी तो खत्म ही हो चुकी थी। तकरीबन 1 घंटे के बाद मैंने दूर से एक लड़के को आते देखा। वो तेज तेज कदमों से चल रहा था। जब वो पास आया तो मैं उसे देखता रह गया। वो मेरा बेटा था, मेरा अर्चित। जैसे ही वो मेरे सामने पहुंचा, मैंने उसे तुरंत गले से लगा लिया। मैं खुद पर काबू नहीं रख पाया और फूट फूट कर रोने लगा। वो भी रोने लगा। उसके हाथ मेरे कंधों पर थे। शायद उसे भरोसा हो गया था कि मैं सच में जिंदा हूं। हम काफी देर तक एक दूसरे के गले लगे रहे। 12 साल की दूरी और 2 साल की झूठी मौत, सब कुछ आंसुओं में बह रहा था। फिर मैंने उसे सब कुछ बताया। मैंने अपना फोन निकाला। मैंने अपनी पत्नी से हुई कॉल्स भी दिखाई, मैसेजेस की चैट्स भी दिखाई और अकाउंट की जानकारी भी दिखाई। मैंने कहा कि देखो, मैं हर महीने पैसे भेजता रहा हूँ, इस महीने भी तो भेजे थे। वो ये देखकर दंग रह गया। उसकी आंखों में गुस्सा था और दुख भी। उसने कहा कि संजय अंकल पहले भी घर आया करते थे। मम्मी कहती थी कि वो आपके दोस्त हैं, लेकिन वो मुझे ये समझाती थी कि अगर तुम्हारे पापा पूछें तो उन्हें कुछ भी नहीं बताना। ये सुनकर मुझे जोर का झटका लगा। वो बोलता जा रहा था। फिर जब मम्मी को खबर मिली कि आप इस दुनिया में नहीं रहे, तो फिर उन्होंने उसके बाद संजय अंकल से शादी कर ली। मैंने तुरंत कहा, लेकिन मैं तो जिंदा हूँ। मैंने ऐसी कोई खबर कभी नहीं भेजी, ना ही किसी को कहा कि मैं मर गया हूँ। मेरे बेटे ने दोबारा से फोन देखा, अकाउंट के ट्रांजैक्शन और सब कुछ देखा। धीरे धीरे उसके चेहरे पर एक अजीब सी सच्चाई उतरने लगी। वो समझ गया कि उसकी माँ ने कितनी बड़ी साजिश की थी। वो मेरी पत्नी थी, लेकिन इसके बावजूद उसने दूसरी शादी कर ली। उसने अपने बच्चों को भरोसा दिला दिया कि उनका पिता मर गया है, जबकि मैं जिंदा था और उनके लिए दिन रात मेहनत कर रहा था। मेरे अंदर गुस्सा नहीं था, बल्कि एक भयंकर दर्द था। ऐसा दर्द, जब इंसान हद से ज्यादा दर्द में डूब जाए तो वो बिल्कुल शांत हो जाता है। मेरे बेटे ने कहा कि आप घर चलिए। मैंने तुरंत मना कर दिया। मैंने कहा नहीं, घर नहीं, मैं कहीं और जाऊंगा।
तुम बस घर जाओ, लेकिन किसी को मत बताना कि मैं वापस आ गया हूँ। वो बोला ठीक है। फिर मैंने उसकी आंखों में देखकर कहा कि जब मैं पुलिस को लेकर आऊं तो तुम मेरा साथ देना, मेरे लिए सच बोलना। उसने बिना सोचे समझे कहा कि जी, मैं जरूर ऐसा ही करूंगा। मैंने उसके सिर पर हाथ फेरा और उसे वापस भेज दिया। वो बार बार मुड़कर मुझे देखता रहा। मेरा दिल टूट रहा था। उसके जाने के बाद मैं सीधा फैमिली कोर्ट के पास गया। रात काफी हो चुकी थी, लेकिन वहां अभी भी कुछ लोग मौजूद थे। मैंने वकील से इस बारे में बात की, पूरा मामला उन्हें साफ साफ बताया, अपना फोन दिखाया, अकाउंट्स की भी जानकारी दी और कॉल रिकॉर्ड्स भी दिखाए। उन्होंने सब कुछ ध्यान से सुना, फिर एक गंभीर अंदाज में कहा कि अगर उस औरत ने वाकई में ऐसा किया है तो उसे सजा मिलेगी, और अगर उस आदमी को भी इस बारे में कुछ नहीं पता है तो फिर यह मामला अलग हो जाएगा। बच्चे भी आप अपने साथ रख सकते हैं, अगर बच्चे आपके साथ रहना चाहते हैं, और आप चाहें तो अपनी पत्नी को भी छोड़ सकते हैं। मैं चुपचाप बैठा सुनता रहा। मेरे अंदर तो जैसे कुछ बचा ही नहीं था, न गुस्सा, न प्यार, और ना ही कोई सफाई सुनने की इच्छा। मैंने इतना कहा कि ठीक है, क्योंकि अब मैं अपनी पत्नी की तरफ से कोई भी बात नहीं सुनना चाहता था। मैं बस इस मामले को हमेशा के लिए खत्म कर देना चाहता था। मैंने एक होटल में कमरा बुक किया। उस रात मुझे नींद नहीं आ रही थी। कमरे की खिड़की से बाहर शहर की रोशनी दिख रही थी, लेकिन मेरे अंदर अंधेरा था। मैं बार बार मोबाइल देखता रहा। मैं अपने बेटे से संपर्क में था। मैं थोड़ी थोड़ी देर में उसे कॉल करके पूछता कि क्या हो रहा है और क्या नहीं। उसकी आवाज में घबराहट थी और सच्चाई का बोझ भी था। फिर उसने मुझे एक और बात कही जिससे मुझे आखिरी झटका लगा। उसने कहा कि मम्मी फिर से मां बनने वाली है। ये सुनकर तो मैं दंग ही रह गया। मेरे हाथ से मोबाइल गिर गया। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। एक तरफ मेरी पत्नी थी जिसके लिए मैं पूरे 12 साल से दूसरे देश में मेहनत करता रहा, और दूसरी तरफ वो यहाँ एक नई जिंदगी जी रही थी, और अब एक और बच्चा। अब ये मेरे लिए बहुत बड़ा सबूत था। अब ये बात सिर्फ शक या गलतफहमी की नहीं रही थी, अब तो सच्चाई सामने आ चुकी थी। उस पल मैं बिखर गया, लेकिन अब मुझ में एक अजीब सी गंभीरता आ गई। अगले दिन ये मामला कोर्ट में पहुंच गया। मैं पुलिस को अपने साथ लेकर गया और खुद को तैयार किया कि जो भी सच्चाई होगी वो खुलकर सबके सामने आएगी। जब हम सब उनके घर पहुंचे तो मेरी पत्नी हमें देखकर घबरा गई। उसके चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगीं। उसे तो भरोसा ही नहीं हो रहा था कि मैं इस तरह अचानक वापस आ जाऊंगा और सबके सामने सच्चाई खुल जाएगी। जो लोग मेरे साथ थे उन्होंने माहौल को संभालने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि बैठकर बात कर लेते हैं, हम सारी बात पहले ही जान चुके हैं। उनकी आवाज में सख्ती कम थी मगर गंभीरता ज्यादा थी। उस वक्त वो शख्स भी वहां मौजूद था जिससे मेरी पत्नी ने बाद में शादी कर ली थी, संजय। वो भी सारी स्थिति को देखकर हैरान था। जब उसे पता चला कि मैं उसका पहला पति हूं तो वो लगातार मेरी तरफ देखता रहा, जैसे वो खुद इस कहानी पर भरोसा नहीं कर पा रहा हो। उसके चेहरे से साफ लग रहा था कि उसे भी पूरी सच्चाई पहले से नहीं पता थी। शायद वो भी किसी गलतफहमी का शिकार हो गया था। लेकिन अब तो ये बात बहुत आगे तक जा चुकी थी। ये बात सिर्फ 2 लोगों तक ही सीमित नहीं रही थी। अब तो बच्चों के भविष्य, उनकी परवरिश और उनकी जिंदगी तक का सवाल सामने आ गया था। कमरे में अजीब सा शोर था। कभी कोई बोल रहा था तो कभी कोई चुप हो जाता, कभी कोई बीच में आकर बात को रोकने की कोशिश करता। हर तरफ एक बेचैनी का माहौल था। मैं अपनी पत्नी के सामने खड़ा हुआ। मेरे अंदर बरसों का दुख जमा था। मैंने पूछा कि तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? आखिर मैंने तुम्हारे साथ क्या बुरा किया था? मैंने अपनी जिंदगी के 12 साल तुम्हारे और बच्चों के लिए बलिदान कर दिए, और तुमने मुझे मरा हुआ ही साबित कर दिया, और बच्चों को भी ये भरोसा दिला दिया कि उनके पिता इस दुनिया में नहीं है। मेरी पत्नी के पास इस बात का कोई जवाब नहीं था। वो बिल्कुल चुप थी। उसकी आंखें झुकी हुई थीं। कभी वो मेरी तरफ देखती और फिर नजर हटा लेती। उसकी ये खामोशी ही उस वक्त सबसे बड़ा जवाब बन चुकी थी। संजय जो उसके साथ खड़ा था वो भी अब बिल्कुल शांत था। उसे भी समझ आ चुका था कि मामला बहुत ही गंभीर है। फिर ये बात फैसले की तरफ बढ़ी। मैंने साफ तौर पर कह दिया कि मेरे बच्चे मेरे साथ रहेंगे। सच्चाई जानने के बाद मेरा बेटा और मेरी बेटी दोनों ही मेरे साथ चलने के लिए तैयार थे। शायद वे भी अपनी मां के धोखे को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे।
और उनके दिल में एक खालीपन था जिसे वे भरने की कोशिश कर रहे थे। वो औरत बार बार माफी मांग रही थी, कह रही थी कि गलती हो गई है, मुझे माफ कर दो। लेकिन उस वक्त मेरे अंदर माफी की कोई भी गुंजाइश नहीं बची थी। मैं बहुत कुछ बर्दाश्त कर चुका था, झूठ, धोखा और दूरियां। सबसे बड़ी बात तो ये थी कि मेरी पहचान ही मेरे बच्चों से छीन ली गई थी। मैंने साफ कह दिया कि मैं माफ नहीं कर सकता। फिर वही फैसला हुआ जो मैं चाहता था, मेरे बच्चे मेरे साथ रहेंगे। अब ये मामला कानून के हवाले कर दिया गया था। मैंने झगड़े को और नहीं बढ़ाया क्योंकि मुझे लग रहा था कि अगर ये मामला और ज्यादा खींचा गया तो सब और बिखर जाएगा। मैं अपने बच्चों को लेकर वहां से निकल आया। मेरा बेटा और बेटी दोनों साथ थे, लेकिन चुप थे। उनकी आंखों में सवाल थे। शायद वे भी समझने की कोशिश कर रहे थे कि उनकी जिंदगी में इतना बड़ा बदलाव अचानक से कैसे आ गया। मैंने उन्हें एक धर्मशाला में रखा। तकरीबन 2 महीने तक हम लोग वहीं पर रहे। वे दिन मेरे लिए आसान नहीं थे, लेकिन उस दौरान मैंने खुद को मजबूत रखा। मैंने कोशिश की कि बच्चों को ये महसूस ना हो कि वे किसी बड़े सदमे से गुजर रहे हैं। फिर मैंने उनके पासपोर्ट बनवाए, कागजी कार्रवाई पूरी की और फैसला किया कि उन्हें अपने साथ सऊदी ले जाऊंगा, जहां मैंने अपनी जिंदगी के इतने साल गुजारे थे। अब वही जगह उनके लिए भी नई जिंदगी की शुरुआत बनने वाली थी। जब सब कुछ पूरा हो गया तो मैं बच्चों को लेकर वहां पहुंच गया। वहां पहुंचकर उनकी पढ़ाई लिखाई दोबारा से शुरू करवाई। नए स्कूल में उनका दाखिला करवाया। शुरुआत में उन्हें थोड़ी मुश्किल हुई, लेकिन धीरे धीरे वे नए माहौल में ढलने लगे। मैं हर वक्त उनके साथ रहने की कोशिश करता। मैं नहीं चाहता था कि वो वहां अकेलापन महसूस करें, जो कि मैंने सालों तक महसूस किया था। अब हम एक फ्लैट में रहते थे। साधारण सी जिंदगी थी। कोई बड़ा घर नहीं था और ना ही कोई दिखावा, बस मैं और मेरे बच्चे। सच कहूं तो इसके बाद मैंने अपनी पत्नी की कोई खबर नहीं ली। ना कभी मैंने ये जानने की कोशिश की कि वो कहाँ है और क्या कर रही है। मेरे लिए सबसे ज्यादा जरूरी मेरे बच्चे थे। कभी कभी मैं सोचता हूँ कि मेरी जिंदगी ने मुझे कहाँ से कहाँ लाकर खड़ा कर दिया। मैंने सब कुछ खो दिया था, लेकिन फिर मैं अपने बच्चों को पा लिया। शायद एक बाप के लिए यही सबसे बड़ी जीत है। दोस्तों, रिश्तों की असली नींव पैसा नहीं, बल्कि भरोसा और ईमानदारी होती है। झूठ और धोखा कुछ समय के लिए सच को छिपा सकते हैं, लेकिन अंत में सच्चाई सामने आकर ही रहती है। साथ ही माता पिता का सच्चा त्याग कभी भी व्यर्थ नहीं जाता। तो दोस्तों, आप लोग किस शहर से हमारी कहानी सुन रहे हैं, और आपको अगर ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाइप दें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आपको मेरी मेहनत पसंद आई हो तो मुझे सुपर थैंक्स देकर अपना प्यार और सपोर्ट जरूर दिखाएं, ताकि मैं आपके लिए ऐसी ही शानदार कहानियां लाती रहूं। ये कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है। इसका उद्देश्य केवल मनोरंजन और नैतिक संदेश देना है। कहानी के सभी पात्र, घटनाएं और संवाद काल्पनिक हैं। किसी भी व्यक्ति, समुदाय या वास्तविक घटना से इसकी समानता मात्र संयोग मानी जाए। कृपया इसे वास्तविकता के रूप में ना लें। धन्यवाद।